तो वेलकम स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम के इस लेक्चर में हम देखेंगे इम्पीडेंस डायग्राम के बारे में। आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में इस टॉपिक से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले क्लास में हमने सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में पढ़ लिया था, तो मैं चलिए एक सिंगल लाइन डायग्राम लेता हूँ। इसे हम इसका हम क्या बनाएंगे, इम्पीडेंस डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने दो बस लिया, बस 1 और बस 2 लिया, और इसमें जितने भी जनरेटर्स कनेक्टेड है उसको मैंने कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे G1, G2 और G3 तीन जनरेटर कनेक्टेड है। साथ में मैंने बीच में ट्रांसमिशन लाइन ड्रॉ कर ली, जिसमें दो ट्रांसफार्मर है T1 और T2, जो कि बस 1 को बस 2 से जोड़ने का काम करते हैं। अब लोड की बात करते हैं। तो एक लोड आपका कनेक्टेड है कहाँ पे, बस 1 पे इस तरीके से लोड कनेक्टेड है, और जो दूसरे लोड है वो कहाँ पे कनेक्टेड है, आउटसाइड कनेक्टेड है। देखिए इस तरीके से एक लोड कनेक्टेड है, सर्किट ब्रेकर एंड देन लोड, एंड हियर आल्सो सर्किट ब्रेकर एंड वन मोर लोड, एंड दिस वन इज आल्सो अ लोड। सो यहाँ पर तीन लोड आपके कनेक्टेड हैं। तो अब ये जो ट्रांसफार्मर T2 है, इसका जो वाइंडिंग है प्राइमरी साइड का, that is star with neutral grounded, solidly grounded neutral, and secondary side जो है वो क्या है, डेल्टा कनेक्टेड है। तो आपको मैं इसमें बता दूं कि जो जनरेशन है वो आपका यहाँ तक ऐसा लिमिटेड है, इसको हम जनरेशन मान रहे हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन सेक्शन है, ट्रांसमिशन कहाँ तक है, सेकेंड जो ट्रांसफार्मर है यहाँ तक है, ये ट्रांसमिशन सेक्शन हो गया। और उसके बाद जो यहाँ से आगे तक का है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से पावर सिस्टम में तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हमने स्पेसिफाई कर दिया। पावर सिस्टम नेटवर्क लिया, इसका क्या लिया हुआ है, सिंगल लाइन डायग्राम लिया हुआ है। ओके, सो सिंगल लाइन डायग्राम से अब हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है इम्पीडेंस डायग्राम। तो इम्पीडेंस डायग्राम के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप बहुत ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो जो है हम अपन नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, और इसमें मैं आपको इम्पीडेंस डायग्राम के लिए जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। फिर हम उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम हमने यहाँ पे लिया हुआ है उसको हम आगे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इम्पीडेंस डायग्राम के लिए जो इम्पॉर्टेंट नोट है वो नोट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे हमारे पास में है वो है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट है पावर सिस्टम के, उनको उनकी इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस किया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द डिफरेंट कंपोनेंट of power system are replaced by their equivalent circuit। ओके, सो यहाँ पे देखिए पावर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें है आपका, देखिए जनरेटर्स है, सबसे पहले तो जनरेटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं और लोड है सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन भी है। तो ये सब चीज़ें जो है इनको हम क्या करेंगे, इनके इक्विवेलेंट सर्किट से हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो पहला इम्पॉर्टेंट नोट है वो आप नोट कर लिए होंगे, द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पावर सिस्टम लाइक जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, उनके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो इसमें जो जनरेटर है उसको हम कैसे रिप्लेस करते हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि द सिंक्रोनस जनरेटर, जितने G1, G2 और G3 हैं वो क्या है, सिंक्रोनस जनरेटर है। तो उनको हम किस तरीके से रिप्लेस करेंगे इम्पीडेंस डायग्राम में। तो कैसे रिप्लेस करना है ये क्वेश्चन आता है। तो ये रिप्लेस होता है, इसमें एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं VG
जो कि जनरेटर के वोल्टेज को बताएगा। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं और इसमें कौन सी क्वांटिटी होती है, एसी क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे जो सिंबल बनेगा वो एसी का बनेगा। ये हो गया आपका जनरेटर। और इसके साथ क्या होता है, इसके साथ होता है एक इम्पीडेंस। ठीक है, जो कि रिएक्टेंस भी बोला जा सकता है, जनरेटर का रिएक्टेंस। इस तरीके से ये ग्राउंड करके ऐसा होता है। तो इसको आप XG1 बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर ZG1 यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली XG1 यूज़ किया जाता है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर। तो यहाँ पे 1 या 2 जो भी वो जनरेटर के नंबर पर डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे G1 के लिए ड्रॉ कर दिया हूँ। तो कोई भी सिंक्रोनस जनरेटर है उसको इम्पीडेंस डायग्राम में उसके इस इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। इसके बाद जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, तो हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जान लेते हैं। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को कैसे रिप्लेस किया जाता है, आपने क्या देखा, ट्रांसमिशन लाइन सिंपल एक सॉलिड लाइन की तरह हमने देखा है। ठीक है, अभी आपको यहाँ दिखाते हैं। ये जो है लाइन लिखा हुआ है, ये क्या है, आपका ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिशन लाइन है। तो इसको आप कैसे इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाएंगे, तो वो हम देख लेते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, आपने GTD सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, जनरेशन ट्रांसमिशन में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और उसमें T इक्विवेलेंट सर्किट होता था और पाई इक्विवेलेंट सर्किट होता था। ठीक है, तो उसमें हमने यूज़ किया है एक आपका पाई इक्विवेलेंट सर्किट। तो इसको हम पाई इक्विवेलेंट सर्किट से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। पाई इक्विवेलेंट सर्किट ज़्यादा टफ नहीं है, आपको ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना है, आपको बस ये समझना है पाई इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है। ये लाइन का जो टोटल रिएक्टेंस होगा वो इसमें आ जाता है, यहाँ पे हमको मेंशन करना होता है। इसको हम एक्सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं बोलता हूँ लाइन रिएक्टेंस। यहाँ पे जो लाइन रिएक्टेंस है एक्सेल, उससे रिप्लेस हो जाता है ये लाइन। तो इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन को भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और लोड के लिए कुछ नहीं है, लोड एज इट इज़ आ जाएगा आपका। ठीक है, लोड क्या है, इम्पीडेंस में होगा, तो डायरेक्टली उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होगा लोड। अब यहाँ पे इम्पीडेंस की वैल्यू दी है तो इम्पीडेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इम्पीडेंस या रिएक्टेंस डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है। इम्पीडेंस डायग्राम में Z यूज़ करेंगे और रिएक्टेंस डायग्राम में X का यूज़ करते हैं। तो चलिए, हमने जो लिया हुआ था, क्या लिया हुआ था, इम्पीडेंस सिंगल लाइन डायग्राम, उसका हम बना लेते हैं एक इसी तरीके का इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे बना लिया है। सबसे पहले आपका जनरेटर आएगा। ठीक है, और जनरेटर में क्या होगा, 3 आपके जनरेटर थे, ये बात सही है। तो देखिए, आपका एक बस था यहाँ पे, पहला बस, और इधर क्या था, दूसरा बस था। ठीक है, तो दोनों बस हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, इस बस में इसका नाम क्या दिए थे, बस नंबर 1, और इसका नाम दिया गया था बस नंबर 2। तो बस 1 में देखते हैं कितने जनरेटर हमारे कनेक्टेड थे। तो 2 जनरेटर देख सकते हैं आप यहाँ पे कनेक्टेड है, G1 और G2। तो इन दोनों को हम यहाँ पे लेंगे और ड्रॉ करेंगे। तो G1 के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले ये G1 के लिए मैंने ग्राउंड बना लिया है, और ये जो है G2 के लिए मैंने ग्राउंड बना लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा G1 का, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, VG1। उसके बाद आएगा इसका रिएक्टेंस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, XG1, और उसके बाद ये जा कर के बस में जुड़ जाएगा। ऐसे ही जो G2 है उसका जो वोल्टेज है वो क्या आ जाएगा, VG2, और ग्राउंड में सॉलिडली ग्राउंडेड। और उसके बाद इसका भी हम क्या ड्रॉ करेंगे, रिएक्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और ये भी बस 1 से आकर के कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आफ्टर दैट एक लोड यहाँ पे कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं सिंगल लाइन डायग्राम में ये लोड है। तो लोड को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं
तो यहाँ पे मैं आपको लोड को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस तरीके से ये बस 1 से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर जो है, पहले क्या था आपका, ट्रांसफार्मर T1 कनेक्टेड है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये T1 यहाँ पे कनेक्टेड है। तो T1 और उसके बाद लाइन और उसके बाद T2। तो सबका हम क्या ले लेंगे, रिएक्टेंस ले लेते हैं या इम्पीडेंस ले सकते हैं। तो हम रिएक्टेंस ले लेते हैं अभी। तो ये क्या हो गया, X T1 ट्रांसफार्मर 1 का रिएक्टेंस। उसके बाद लाइन का रिएक्टेंस हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, XL लाइन रिएक्टेंस। और उसके बाद हो जाएगा XT2, ये ट्रांसफार्मर 2 का रिएक्टेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम जनरेटर देख लेते हैं। हमारा जो थर्ड जनरेटर है उसको भी हम बस 2 से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा VG3 और ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे ये अपना जो रिएक्टेंस है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये हो जाता है XG3। इसके बाद यहाँ पे 3 लोड भी हैं, फिर से हम देख सकते हैं ये 3 लोड यहाँ पे कनेक्टेड है, 1, 2 और 3। तो इनको भी हमको यहाँ पे इम्पीडेंस के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जो पहला लोड है वो इस तरीके से कनेक्ट हो गया, दूसरा लोड हमने यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया और तीसरा लोड हमने ऐसा कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, ये क्लोज सर्किट, क्योंकि जो ग्राउंड है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। तो ये क्या बनाते हैं, क्लोज्ड सर्किट बनाते हैं। तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए कुछ हम प्रोसीजर्स देख लेते हैं। ये तो जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया है। अब एक हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस प्रोसीजर से इसको ड्रॉ किया जाता है। तो इसके लिए कुछ प्रिपरेशन मेथड्स हैं, प्रिपरेशन टिप्स हैं, वो हम देखते हैं। तो आपका टॉपिक आप डाल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ इम्पीडेंस डायग्राम। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ इम्पीडेंस डायग्राम। सो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ सिंगल लाइन इम्पीडेंस डायग्राम ऑफ एनी पावर सिस्टम and the specification of generator, transformer lines and transmission lines, motors and different loads, they are required. Okay, so for preparing any kind of impedance diagram we need one line diagram, that is single line diagram of that power system, and also the specification, that means the ratings of generators, transformers, transmission lines, motors, loads, whatever connected in that power system, we need the rating of them. Okay, अगर हमको भी इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करना है किसी भी पावर सिस्टम का, तो हमको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला मैं आप पे रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ, रिक्वायरमेंट। तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमको होगी। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होगा वो होगा सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है वो है आपका रेटिंग, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर सिस्टम एलिमेंट्स, जैसे कि जनरेटर्स, और क्या हो सकता है, मोटर्स, लोड, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसमिशन लाइंस, एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों की ज़रूरत हमको पहले होगी। जिस भी पावर सिस्टम नेटवर्क का इम्पीडेंस डायग्राम या फिर रिएक्टेंस डायग्राम हमको ड्रॉ करना है,
उसका सिंगल लाइन डायग्राम और रेटिंग स्पेसिफिकेशन, उसमें जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है जैसे जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, इन सब का स्पेसिफिकेशन और रेटिंग हमको पता होना चाहिए। अब सबसे पहला जो स्टेप हम यहाँ पर लेते हैं, ये स्टेप है हमारा बेस वैल्यूज़ का। ठीक है, सो बेस वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज एंड VA आर सेलेक्टेड इन पार्ट ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले हम बेस सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन ऑफ बेस वोल्टेज एंड पावर, बेस पावर फ्रॉम द पार्ट ऑफ गिवन सिस्टम। दिए हुए पावर सिस्टम के ही किसी पार्ट का जो वैल्यू है वोल्टेज और पावर का, उसको हम क्या कर लेते हैं, बेस मान लेते हैं। ठीक है, सेकंड हम जो काम करते हैं, ठीक है, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैं आपको इसमें बताता हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो और आपको एक बार में सब चीज़ें समझ में आए प्रोसीजर वाइज। ठीक है, और इसी के साथ एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको साथ ही साथ पैरेलल में समझाऊंगा। तो जो सबसे पहला जो हमारा इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, ये है बेस वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज। बेस वैल्यूज़ आप भी नोट करते जाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेस वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज, जो वोल्टेज है वो किस में होगा आपका, आप सोच के रखिए, एंड VA मतलब वोल्ट एम्पियर, दैट इज पावर, आर सेलेक्टेड इन पार्ट ऑफ द सिस्टम, आर सेलेक्टेड इन पार्ट ऑफ द सिस्टम। इसमें अलग अलग पार्ट के लिए वोल्टेज क्या होता है, बेस वोल्टेज अलग अलग होता है, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। और अगर क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि बेस वोल्टेज हमको इतना लेना है, बेस पावर फलाना कोई वैल्यू दिया हुआ है, तो हम फिर दोबारा सिस्टम से सेलेक्ट नहीं करते, उसी को स्टैंडर्ड मान करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इसके साथ जब मैं तरीका जो आपको बता रहा हूँ, इसके साथ एक कोई क्वेश्चन लेते हुए चलें, तो आपको इसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो वो हम कर देंगे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, 4-5 ही हैं, इसको पढ़ लेते हैं। अगर कोई 3 फेज सिस्टम है और उसमें कोई बेस वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, और वो किस में दिया हुआ है, लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया है, और जो बेस पावर दिया हुआ है 3 फेज में वो VA में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास अगर कोई 3 फेज सिस्टम है, जैसे कि इन अ 3 फेज सिस्टम द बेस वोल्टेज is given in line to line and base power is given for all three phases। सो इस तरीके से हमको सिलेक्शन करना होता है। चलिए दूसरा हम पॉइंट इसमें ले रहे हैं, दूसरा जो प्रिपरेशन पॉइंट है कि जो बेस पावर है, द बेस पावर इज सेम फॉर ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम, फॉर ऑल पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम, या सिस्टम लिख देता हूँ। ठीक है, और इसमें जो बेस वोल्टेज है, ठीक है, द रेटेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन after selecting a convenient value of base volt ampere for the whole system, the rated value of voltage of a particular section is chosen as base voltage।
The base voltages of other sections are then assigned according to line voltage ratios of transformers. All impedances in the system according to before the transformer is reached, including the primary impedance, are expressed in per transformer, including secondary impedance of the transformer are specified in per unit to a new base voltage. This new base voltage is equal to primary voltage multiplied by the line voltage ratio of the transformer. The base voltages may be shown on the one line diagram. तो मैं आपको जो अभी एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ था उसको हम समझते हैं। ये क्या बोल रहा है, अगर बेस पावर हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, पूरे सिस्टम के लिए सेम होगा। पूरे सिस्टम के लिए हम सेम बेस पावर यूज़ करेंगे, बेस MVA बोल देते हैं, यूज़ करेंगे। लेकिन जो बेस वोल्टेज है वो अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग होगा। जैसे ट्रांसफार्मर यहाँ लगा है तो इस जनरेटर से इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तक का बेस वोल्टेज अलग होगा, तो इसको हम बेस KV1 लिख सकते हैं। इसके बाद ट्रांसमिशन लेवल तक दूसरे ट्रांसफार्मर से पहले तक बेस KV2 होगा, और फिर इस ट्रांसफार्मर के बाद से लोड तक तीसरा बेस वोल्टेज होगा जो कि होगा बेस KV3। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी भी पावर सिस्टम नेटवर्क के लिए जो बेस वोल्टेज है वो अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो बेस पावर है, बेस MVA है, वो पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क के लिए सेम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूज़न था जो कि सेकंड पॉइंट है हमारे इम्पीडेंस डायग्राम के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, एंड द बेस वोल्टेज और यू कैन से द बेस KV is different for all sections. May be different, you can say sometimes it is different but not always, sometimes it can same also. So the base KV, the base voltage may be different, may be different for all sections. Okay, so now the third point of preparation is the specified per unit impedance of three-phase transformers are based on their ratings. Note it down. The specified per unit impedances, specified per unit impedances of three-phase transformer are based on their ratings, are based on their ratings. इसका मतलब ये है कि जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर के जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो ट्रांसफार्मर के रेटिंग पर क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, उन्हीं के रेटिंग से ही क्या होता है, तय होता है। चौथा जो टिप है इसमें, समटाइम्स अ थ्री फेज रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 3 times of the rating of each single phase transformer. The per unit impedance of the three phase transformer is equal to the per unit impedance of a single phase transformer. इसका क्या मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि जो रेटिंग है, थ्री फेज रेटिंग होती है जो ट्रांसफार्मर की, वो इक्वल होती है 3 times ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटिंग। जैसे कि मैं बोलता हूँ रेटिंग ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ये कभी कभी इक्वल होती है 3 times ऑफ रेटिंग ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो इस केस में क्या होगा, जो पर यूनिट इम्पीडेंस है, पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर is equal to per unit impedance of
सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ऐसा हो सकता है। ये एक अपना एक और टिप है। पांचवा जो पॉइंट है, द पर यूनिट इम्पीडेंसेस ऑफ ऑल सेक्शंस शुड बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉपर बेस with the help of equation of per unit value. Okay, so this is also a good point. So the per unit impedance of all sections, per unit impedance of all sections should be calculated on proper base। मतलब देखिए, जिस सेक्शन का बेस के वी लेना है ना, जो सेक्शन का आप निकाल रहे हैं पर यूनिट, उस सेक्शन का बेस के वी लीजिए और बेस MVA जो आपने माना हुआ है बेस पावर वो लीजिए जब कभी भी आप पर यूनिट इम्पीडेंस फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है। सो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। अभी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे जिसमें आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक सिंगल लाइन डायग्राम, यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास है एक बस है और इस बस में जनरेटर कनेक्टेड है। ये है अपना जनरेटर G1 जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके बस से, और एक और जनरेटर है G2, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है बस से। इसके बाद ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है आपका, ठीक है, और इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये क्या है, डेल्टा कनेक्टेड है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है दैट इज़ स्टार कनेक्टेड। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसकी रेटिंग दी हुई है, ठीक है। क्या क्या रेटिंग दी हुई है, जनरेटर 1 की रेटिंग दी हुई है यहाँ पे। पावर रेटिंग है इसकी 30 MVA, 30 MVA दिया हुआ है, और वोल्टेज रेटिंग है 11 kV का, और इसका जो रिएक्टेंस है, ठीक है, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस डबल डैश से रिप्रेजेंट होता है, 0.20 पर यूनिट में दिया हुआ है। फिर है हमारे पास जनरेटर 2, इसकी भी रेटिंग दी हुई है, 25 MVA इसका पावर रेटिंग है, और इसका जो वोल्टेज है वो है 11 kV, और इसका जो पर यूनिट सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस दिया हुआ है दैट इज़ 0.25 पर यूनिट, 25 पर यूनिट। फिर जो ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ है यहाँ पे उसकी रेटिंग दी हुई है, इसका जो पावर रेटिंग है वो है 60 MVA, और जो वोल्टेज है डेल्टा साइड का 11 kV है, 11 kV डेल्टा साइड, ओके, और 66 kV आपका स्टार साइड में है। मतलब स्टार साइड में क्या है आपका वोल्टेज 66 kV। अब देखिए यहाँ पे आपको कितना दे रहा है वोल्टेज, ये स्टार साइड के इस तरफ में 66 kV का वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, जो कि ट्रांसफार्मर की वजह से स्टेप अप हो रहा है, और जनरेटर और इस तरफ है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तक जो वोल्टेज है आपका वो कितना है, 11 kV का वोल्टेज है। तो यहाँ तक आप सभी को क्वेश्चन समझ आया। और जो रेटिंग है अलग अलग दी हुई है, 11 kV तो बेस वोल्टेज हमने मार्क कर दिया। चलिए पावर को इसके आसपास मार्क करते हैं। जनरेटर 1 का जो पावर है वो है 30 MVA, और जनरेटर 2 का जो पावर है दैट इज़ 25 MVA, और ट्रांसफार्मर का जो पावर है दैट इज़ 60 MVA। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बोला गया है कि ये जो सिंगल लाइन डायग्राम आपको दिख रहा है इसका आपको क्या करना है, इम्पीडेंस डायग्राम कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, इसका इम्पीडेंस डायग्राम बनाना है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग रेटिंग है उसके हिसाब से करना है। लेकिन सबसे पहले इसमें बेस दिया हुआ है, ठीक है, 2 बेस दिया गया है। सबसे पहले 25 MVA का बेस लेकर के
हमको इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके बाद इसमें 60 MVA का बेस लेकर के ड्रॉ करना है। तो अब हमारे पास कोई लोड तो है नहीं, तो हम रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम रिएक्टेंसेस शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 25 MVA बेस लेकर के ट्राई करते हैं। तो 2 क्वेश्चन है इसमें। ड्रॉ, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए। ड्रॉ द रिएक्टेंस डायग्राम assuming the base power as, पहला जो क्वेश्चन है उसमें 25 MVA हमको एज्यूम करना है, और जो दूसरा है सेकंड बी जो है इसमें हमको 60 MVA एज्यूम करना है। तो आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे इसको हमको ड्रॉ करना होता है। चलिए, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारा बेस MVA है ये तो हमको क्या लेना है, सबसे पहले में क्या लेना है, 25 MVA लेना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, ए को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम मान लेते हैं कि जो SB है हमारे पास, SB क्या, न्यू, क्योंकि नया बेस ले रहे हैं। ये कितना है, 25 MVA है, ठीक है। और VB न्यू जो लेना चाह रहे हैं वो क्या है बताइए। तो VB न्यू हम ले रहे हैं किसके लिए, जनरेटर के लिए, जनरेटर साइड के लिए और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के लिए। वो इधर का ही वोल्टेज ले रहे हैं, 11 kV लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, जनरेटर 1 कनेक्टेड है, जनरेटर 2 कनेक्टेड है, तो इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, हमको रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा नए बेस पर इनका रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दिया तो पर यूनिट में है लेकिन इन पुराने बेस पर दिया है। जनरेटर 1 का 30 MVA बेस पावर और बेस केवी 11 kV पर दिया हुआ है। तो इसको हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, इस पर यूनिट वैल्यू को नए बेस पर। नया बेस क्या है आपका, 25 MVA पावर और बेस वोल्टेज है 11 kV। तो इस पर हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का भी हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का भी जो दिया हुआ है रेटिंग, वो हमने लिखा नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं भूल गया उसको दिखाना। तो ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस है XT, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, दैट इज़ 0.10 पर यूनिट दिया हुआ है। अब इसमें हम जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो सभी को पता है, वो फार्मूला क्या होता है। तो चलिए वो फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको बेस चेंज करना है, ठीक है, रिएक्टेंस का, तो XG1 ये मैं मान लेता हूँ किसका है, जनरेटर 1 का पर यूनिट वैल्यू है, इसको मैं न्यू बोल लेता हूँ, ठीक है, न्यू आ जाएगा, इज इक्वल टू XG1 पर यूनिट ओल्ड लिखते हैं, ये क्या है, पर यूनिट न्यू, इनटू SB न्यू डिवाइड बाई SB ओल्ड इनटू VB ओल्ड डिवाइडेड बाई VB न्यू, इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम सभी को पता है पहले से। तो चलिए यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके जनरेटर 1 का पर यूनिट वैल्यू नए बेस पर क्या होगा वो देखते हैं। तो चलिए आप लोग भी सॉल्व करिए और बताइए मुझे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पर यूनिट वैल्यू दिया है ये क्या है आपका, XG1 ओल्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कितना है वैल्यू, 0.20। तो हम वो पुट कर लेते हैं 0.20 पर यूनिट इंटू जो SB न्यू है। देखिए SB न्यू कितना है हमारे पास, SB न्यू है 25 MVA। तो यहाँ मैं कितना पुट करूँगा, 25 डिवाइड बाई SB ओल्ड कितना है। तो देखिए जनरेटर का रेटिंग कितना दिया है, 30 MVA। तो ये क्या है, ओल्ड मतलब पुराना वैल्यू है। तो हम यहाँ पे 30 पुट करेंगे। इसके बाद में जो VB ओल्ड है, तो VB ओल्ड कहाँ मिलेगा, जहाँ पे रेटिंग दी हुई है।
तो रेटिंग में कितना है 11 kV है, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे 11 kV, और नीचे भी VB न्यू भी हमने क्या माना हुआ है 11 kV माना हुआ है, और इसका स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो कोई भी मुझे आंसर बता सकता है कितना आंसर आ रहा है? अपना माइक अनम्यूट करिए। सो 25 बाई अगर 30 करते हैं तो आता है 0.833 इंटू 0.2 करते हैं 1/6 आ रहा है सभी का। ओके, थैंक यू। 0.1667 लिख दीजिए इसको, इन शॉर्ट 0.1667 पर यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमको क्या निकालना है Xg2 निकालना है पर यूनिट न्यू। तो इसमें क्या आ जाएगा बताइए आप लोग? सब चीज़ें वही हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेटिंग है वो कितना हो जा रहा है 25 MVA होगा, और जो वैल्यू है वो क्या है 0.25 है। तो चलिए फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं। 0.25, बताइए आंसर कितना आ रहा है? 25/25 इंटू 11/11 स्क्वायर। सो वी विल गेट द आंसर एज 0.25 per unit. Now we will calculate the new per unit value of transformer. For this you have to put the old per unit value of transformer, which is 0.10 per unit. So here we will put 0.10 into the new power rating. So the new power rating is given as 60, not 60, it is 25. The new power rating is given as 25. Okay, this is the power rating new. So we will put 25 as SB new, and for SB old we will put 60 because in the rating it is given 60. So we will put a value as 60. And now the voltages are also same because we are taking primary as base voltage. So tell me the answer what you are getting. Anyone can tell me? 0 point. Tell me the answer. Very good. 0.4166, like this you will get in per unit. So till now we have calculated Xg1 per unit new, Xg2 per unit new and Xt per unit new. So अब क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को हम कहाँ पे पुट करेंगे? अपने डायग्राम में। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, पर यूनिट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, पर यूनिट डायग्राम या आप कह सकते हैं रिएक्टेंस डायग्राम। तो रिएक्टेंस डायग्राम हम बना लेते हैं एक नए पेज पर। चलिए, तो हमारे पास एक बस था इस तरीके से, तो बस बना लेते हैं, और इसके बाद जनरेटर 1 को हम कैसे शो करेंगे? ठीक है, तो जनरेटर 1 के लिए ऐसा ग्राउंड बना लेते हैं और ये टर्मिनल बना लेते हैं। ठीक है, और इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं आपके जनरेटर 1 में। सबसे पहले जनरेटर का वोल्टेज आएगा। ठीक है, इसको हम लेते हैं Vg1 लाइक दिस, और इसके बाद आएगा आपका रिएक्टेंस। कितना निकाला था रिएक्टेंस जनरेटर 1 का? याद रखना, मैं बताऊंगा, पूछूंगा अभी, तो आप बताइएगा कितना आ रहा है। फिर एक इसका Vg2 आ जाएगा, Vg2, और वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। फिर ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं डायरेक्टली रख देते हैं, तो जो इनकी वैल्यूज़ आ रही है वो J में लिखते हैं डायग्राम में, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंस है। तो 0.04166 पर यूनिट क्या होगा, ट्रांसफार्मर का होगा Xt, और यहाँ पे Xg2 जो सेकंड जो था आपका वो कितना आ रहा था, 0.25 आ रहा था। तो J 0.25 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा
J 0.1667 पर यूनिट। तो ये जो बना है ये आपका क्या है, फाइनली एक रिएक्टेंस डायग्राम है, रिएक्टेंस डायग्राम फॉर 25 MVA and 11 kV base. Okay, so this will be the correct answer and the drawing. So आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्लियर है। अब अगर मैं बोलूँ कि आपको क्या निकालना है, Z पर यूनिट, मतलब इसका टोटल इम्पीडेंस निकालना है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, ये जो दो टर्मिनल को A मान लूँ और इसको B मान लूँ, तो आप ZAB का निकाल सकते हो पर यूनिट कितना आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, इन दोनों का पैरेलल करना है और इसको सीरीज़ में जोड़ना है। तो आपका जो ZAB आएगा पर यूनिट में वो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आएगा, J.1667 पैरेलल J.25, इसको आप सॉल्व करिए, प्लस J.0.04166 पर यूनिट। तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर में, तुरंत आ जाएगा। बताइए कितना आ रहा है, फास्ट करिए, कितना आ रहा है, कोई भी आंसर बता सकता है। आया किसी का आंसर? हाँ भाई, किसी का आंसर आया क्या, बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स चेक करते हैं। 10 हो गए, 16 से। ओके, कोमेश का आ रहा है 10.06। नो, इट इज़ रॉन्ग। इसका जो कैलकुलेटर में आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन करना है, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बता रहा हूँ, आप क्या करिए, यहाँ पे 0.667 इंटू क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.1667 प्लस 0.25 लेंगे, फिर इसको ब्रैकेट में डाल दो, प्लस क्या कर लो, 0.04166, इन सब को अगेन ब्रैकेट में डालो और बाहर में J ले लो। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.14167 J पर यूनिट। तो ये आपका क्या आ गया, इम्पीडेंस इन पर यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो इम्पीडेंस पर यूनिट आपको वैल्यू मिल गई, इसका अगर आपको एक्चुअल वैल्यू निकालना है, तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होगा, Z पर यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, Z एक्चुअल बाई Z बेस होता है। तो यहाँ पे अगर आपको क्या निकालना है, Z एक्चुअल की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Z पर यूनिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Z बेस से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अब क्या निकालना पड़ेगा, Z बेस निकालना पड़ेगा। तो Z बेस क्या होता है, VB स्क्वायर बाई SB होता है। अब VB स्क्वायर क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, 11 के भी क्या है इसका VB स्क्वायर है, और SB जो पावर था वो कितना था, 25 MV है। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 121 डिवाइड बाई 25 आएगा, और इसका जो एक्चुअल बेस वैल्यू है वो आ जाएगा 4.84 ओम।
अब यहाँ पे हमको एक्चुअल वैल्यू के लिए जेड पर यूनिट वैल्यू रखना है और जेड बेस। तो जेड बेस की वैल्यू तो 4.84 है और जेड पर यूनिट की वैल्यू जो हमने जस्ट निकाली हुई है वो आ जाएगा जे पॉइंट कितना आया था, शायद 14, देख लेते हैं कितना आया था, 0.14167 आया था, 167। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है बताइए, आंसर इंटू 4.84, बताइए कितना आंसर आ रहा है। बोलिए आंसर कितना आ रहा है इसमें। सिक्स एट फाइव थ्री आ रहा है कि 6 आ रहा है, हाँ ऐसा ही कुछ आएगा, ठीक है। चलिए 3 लिख देता हूँ मैं, आपका 6 भी आ सकता है कुछ लोगों का। 3 डेसिमल पॉइंट तक देखिएगा 685 आएगा। तो ये इतना ओम क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल इम्पीडेंस हो जाएगा। किसका, पूरे पावर सिस्टम नेटवर्क का एक्चुअल इम्पीडेंस जो है वो इतना हो जाएगा। तो देखिए हमने जो क्वेश्चन दिया था उसमें पहला क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है। देखिए क्या क्या किया। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसमें सबसे पहले बेस कितना दिया हुआ है 25 MVA, इस पर हमने इसको पूरा सॉल्व किया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये जो सिंगल लाइन डायग्राम दिया हुआ है इससे रिएक्टेंस डायग्राम बनाया, और बनाने के लिए हमने अलग अलग पर यूनिट वैल्यूज़ कैलकुलेट की, जैसे xg1 निकाला, ठीक है, और xg2 निकाला, xt निकाला। इस तरीके से अलग अलग पर यूनिट वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया और उसके बाद इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हुए एक डायग्राम बनाया, रिएक्टेंस डायग्राम। उसके बाद इसका ओवरऑल हमने इम्पीडेंस निकाला, ठीक है, इम्पीडेंस या रिएक्टेंस पर यूनिट में निकाला। तो ये हमारा आ गया। इसको आप XAB पर यूनिट भी लिख सकते हैं। X मतलब होता है रिएक्टेंस और Z का मतलब है इम्पीडेंस। तो इस तरीके से आपने ये पूरा निकाला और आपको ये वैल्यूज़ मिली। ये सेकंड चीज़ हो गई कि आपने पहला क्या निकाला, इसका रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ किया, उसमें वैल्यूज़ रखे नए वाले। दूसरा क्या किया कि ओवरऑल निकाल लिया इम्पीडेंस, पर यूनिट इम्पीडेंस, या यूँ कहें पर यूनिट रिएक्टेंस। यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद हमने क्या निकाला, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाली। तो ये 3 स्टेप में आपका सॉल्व हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट आया हो अभी तक ये 3 स्टेप में, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर किसी को भी यहाँ तक में डाउट है तो प्लीज़ अपना नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जो इसी क्वेश्चन में हमारा बेस दिया हुआ है, ठीक है, एक और बेस दिया हुआ है ना 60 MVA, तो इस पर आप आंसर निकालिए कितना आता है। 3 आंसर आपको निकालने हैं। पहला तो क्या करना है कि आपको ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, ऐसा डायग्राम, और इसकी जो वैल्यूज़ आएगी वो थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, तो वो आपको बनाना है खुद से, ठीक है, वो पूरा एक नोट बनाना है आपको। दूसरा इसमें क्या करना है, ZAB निकालना है। कब, जब 60 MVA बेस लेंगे तब, ठीक है, और उसके बाद एक्चुअल वैल्यू भी निकालना है। तो यहाँ तक मैंने क्या बताया, 25 MVA पर बताया सब कुछ। आपको क्या करना है, 60 MVA पर सारा कुछ कैलकुलेट करना है दोबारा। 60 MVA बेस पर आपको सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो अगर आप लोग कर लेते हैं तो इसका मतलब आप लोग काफ़ी अच्छे से इम्पीडेंस डायग्राम या रिएक्टेंस डायग्राम को सीख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास कल होगी आप लोगों की इसी टाइम पे। तो तब तक आप लोग क्या करिए कि ऐसा पूरा आप सॉल्व कर लीजिए और सबका नोट बनाइए और उसको अपलोड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे असाइनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप सभी को उसमें इसका सॉल्यूशन अपलोड करना है, ठीक है, किस पर, 60 MVA बेस पर। तो चलिए मैं असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ। इसमें आपका मार्क्स है, TA का मार्क्स मिलेगा इसके अकॉर्डिंग आपको। तो ये असाइनमेंट आप